नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो अपनी सीरीज बायोलॉजी की स्टार्ट किए हुए हैं उसका लेक्चर नंबर 15 है तथा आज हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम अर्थात उत्सर्जन तंत्र को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले जो मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था क्या, रेस्पायटरी सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र के बारे में मैंने बताया था। तो चलिए आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोगों की बायोलॉजी की सीरीज चल रही है, इसके बाद ही अगली सीरीज हमारी फिजिक्स और उसके अगली सीरीज केमिस्ट्री की आएगी, जो कि सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खास करके इसे जो मैंने इसका जो नोट्स मैंने जो तैयार किया हुआ है वो आने वाले एग्ज़ाम बीपीएससी, एईडीओ, बीएसएससी, सीजीएल इससे ज़्यादा रिलेटेड है। और हालांकि बायोलॉजी से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी मतलब टॉपिक कवर हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो सकते हैं, उन सारों को मैंने इसमें कवर किया है। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि क्लास ख़त्म होने के बाद आप लोग भी इसका एक मतलब क्लास के दरमियान ही आप लोग इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाएं तथा उस नोट्स का मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। ठीक है, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में, हर लेक्चर में ये कहता हूँ कि रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टू सक्सेस इन एनी कम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, अगर आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं तो क्या होता है कि पीछे का चीज़ को आप लोग हमेशा भूलते चले जाते हैं। तो चलिए पिछले क्लास से संबंधित कुछ क्वेश्चन को मैं पूछता हूँ, आप लोग उसे जवाब देने की कोशिश करें। ठीक है, तो बताया कि एडम्स एप्पल जो मैंने बताया था, एडम्स एप्पल ये किस में पाया जाता है, पुरुष में पाया जाता है या महिला में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पुरुष में। ठीक है, पुरुष में पाया जाता है जब मतलब कि किशोरावस्था में कोई भी बच्चा प्रवेश करता है तो उसके कंठ में एक उभार सा उत्पन्न होता है, उसे ही क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। अच्छा, और हमारे शरीर का सबसे मुख्य अंग जो कि श्वसन में काम आता है वो क्या है, तो वो है फेफड़ा। क्या है वो? फेफड़ा। ठीक है, फेफड़ा सबसे मुख्य श्वसन अंग है। इसके बाद श्वसन से संबंधित रोग मैंने बताया था, जैसे कौन कौन सा था, तो वो था दमा, अस्थमा, ठीक है, ब्रोंकाइटिस, ये सभी जो थे, ये सिरोसिस, सिलिकोसिस, ये सारे के सारे श्वसन से संबंधित रोग थे। ठीक है, फिर कुछ जीवों के श्वसन अंग के बारे में बताया था, जैसे अमीबा की कोशिका झिल्ली, केचुआ की नम त्वचा, कौन मतलब कि किससे सांस लेता है। तो इन सारे टॉपिक को आप लोग हमेशा रिवाइज कीजिए। ठीक है, और आप लोग वो लेक्चर को ज़रूर देखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर, जिसका कि नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। तो उत्सर्जन तंत्र को समझने के पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि उत्सर्जन क्या होता है। ठीक, जब हम लोग किसी भी चीज़ को खाते हैं, ठीक, खाते हैं तो खाने के बाद क्या होता है, हमारा लार के साथ वो मिल के वो हमारे शरीर में आहार नलिका के द्वारा अंदर जाता है, जहाँ पे उसका छोटी आंत, बड़ी आंत सभी जगह पाचन होता है। और पाचन के फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है, उस अपशिष्ट पदार्थ को निकलने की क्रिया, बाहर निकलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अर्थात भोजन ग्रहण करने के उपरांत जो भी पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बचता है, उसके बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। और इस उत्सर्जन की क्रिया में जितने भी हमारे शरीर के ऑर्गन्स या अंग काम में आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो उत्सर्जन के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए कि नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, अर्थात जो जीव नाइट्रोजन जनित, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, उनके आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है अमोनोलिटिक प्राणी। ठीक है, ये देखिए अमोनोलिटिक प्राणी अर्थात नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ के रूप में किसका उत्सर्जन करते हैं, ये
तो ये उत्सर्जन करते हैं अमोनिया का। ठीक है, अमोनोलिटिक प्राणी जो होता है, अमोनोटेलिक प्राणी जो होता है वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। जैसे जितने भी जलीय जीव है, टेडपोल लार्वा है, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अगला है यूरियोटेलिक प्राणी। ठीक है, यूरियोटेलिक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है यूरियोटेलिक मतलब यूरिया, तो ये लोग नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ के रूप में किसका उत्सर्जन करते हैं, तो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, यूरोटेलिक प्राणी। जैसे स्तनधारी जीव हम लोग हो गए, वयस्क मेढक, कछुआ आदि, तो हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। दूसरा है यूरिकोटेलिक प्राणी। यूरिकोटेलिक प्राणी जो होते हैं वो यूरिक एसिड, ठीक है, किसका, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। जैसे जितने भी रेप्टाइल्स वर्ग आ गए, सरीसृप वर्ग आ गए, पक्षी हो गए, स्थलीय घोंगे हो गए, ये सब यूरिकोटेलिक प्राणी अर्थात यूरिक एसिड उत्सर्जन करने वाले प्राणी कहलाते हैं। तो नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ के रूप में के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया है। एमोनोलिटिक प्राणी, ठीक है, अमोनोटेलिक प्राणी जो कि अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जैसे जलीय जीव, टेडपोल लार्वा आदि। दूसरा होता है यूरोटेलिक प्राणी जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जैसे स्तनधारी जीव, वयस्क मेढक, कछुए आदि। यूरिकोटेलिक प्राणी जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, जैसे सरीसृप वर्ग, पक्षी, स्थलीय घोंगे आदि। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 3 भागों में बांटा। अब दोस्तों जो हमारा जो उत्सर्जी अंग है, तो उसमें से मुख्य उत्सर्जी अंग के रूप में आता है हमारा किडनी। ठीक है, जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि किडनी हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है। ठीक है, तो मुख्य उत्सर्जी अंग हमारा क्या हो गया, तो हमारा ये हो गया किडनी, अर्थात किडनी को ही वृक्क कहा जाता है, इसे ही गुर्दा भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग क्या हो गया, वो हो गया किडनी। अब देखिए, मुख्य उत्सर्जी अंग के साथ साथ कुछ कुछ सहायक उत्सर्जी अंग भी होते हैं। तो वो सहायक उत्सर्जी अंग क्या हो गए, त्वचा हो गए, यकृत हो गए, बड़ी आंत हो गए, ये सब भी उत्सर्जी अंग हो गए। जैसे त्वचा से क्या होता है, त्वचा से हमारा पसीना निकलता है। ठीक है, त्वचा से पसीना निकलता है। उसी तरह अगर हम लोग यकृत की बात करें अर्थात लीवर, तो लीवर से क्या होता है, यूरिया का उत्सर्जन होता है। बड़ी आंत, तो बड़ी आंत से कैल्शियम फास्फेट या जो भी मल होता है उसका उत्सर्जन होता है। तो ये सब हो गए सहायक उत्सर्जी अंग। ठीक है, तो मुख्य उत्सर्जी अंग हमारा क्या हो गया, वृक्क या गुर्दा, ये जिसे हम लोग किडनी कहते हैं। और सहायक उत्सर्जी अंग क्या हो गया, त्वचा, फेफड़ा, यकृत अर्थात लीवर, प्लीनी, ठीक है, प्लीहा अर्थात स्प्लीनिन, आंत, ये सभी क्या हो गए, सहायक उत्सर्जी अंग हो गए। अब इसके प्रमुख भाग की बात की जाए तो इसका प्रमुख भाग में आता है पहला किडनी अर्थात वृक्क, दूसरा मूत्रवाहिनी यूरेटस, तीसरा मूत्राशय यूरेनरी ब्लैडर, और चौथा मूत्र मार्ग अर्थात यूरेथ्रा। ठीक है, ये सब इसके प्रमुख भाग हो गए। तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वृक्क अर्थात किडनी को। देखिए किडनी जो हमारे शरीर में होती है वो उसकी संख्या 1 जोड़ी अर्थात कितनी होती है, 2 होती है। 2 किडनी होती है, एक हमारे शरीर में लेफ्ट साइड में होती है और एक हमारे शरीर में राइट साइड में होते हैं। इनके अगर रंग की बात की जाए तो इनका रंग गहरा भूरा होता है। ठीक है, किडनी का रंग जो होता है वो गहरा भूरा कलर लिए होता है। और एक सब्जी होती है सेम, उस सेम के जो बीज होता है ऐसे, ये सेम के बीज के आकार का इसका आकार होता है। और इसके बाहर जो है ये पूरे इसके बाहर पेरिटोनियम की झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, तो वृक्क अर्थात किडनी की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है, 1 जोड़ी अर्थात 2 होती है। इसका रंग कैसा होता है, तो गहरा भूरा होता है और इसका आकार सेम के बीज के आकार के जैसा होता है। और इसके बाहर पेरिटोनियम की झिल्ली पाई जाती है। अब देखिए वृक्क में जो होता है, इस किडनी में जो होता है एक संयोजी ऊतक भरा हुआ होता है। ठीक है, जिसके बाहर कॉर्टेक्स तथा भीतर का भाग क्या कहलाता है, मॉड्यूला कहलाता है। ये जो किडनी है, किडनी में अंदर में क्या होता है, संयोजी ऊतक भरा हुआ होता है।
और इस संयोजी ऊतक का बाहरी भाग जो है वो क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स, तथा भीतरी भाग क्या कहलाता है, मॉड्यूला कहलाता है। अगर इसके वजन की बात की जाए तो इसका वजन लगभग 140 ग्राम होता है। ठीक है। और वृक्क का अर्थात किडनी का जिससे निर्माण होता है उस कोशिका को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नेफ्रॉन। और प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होती है। और ये नेफ्रॉन क्या होता है, तो वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक व उत्सर्जन इकाई नेफ्रॉन होती है। तो किडनी के बारे में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि किडनी अर्थात वृक्क अर्थात जिसे गुर्दा कहते हैं वो हमारे शरीर में कितनी पाई जाती है, 2 पाई जाती है। एक लेफ्ट साइड में पाई जाती है और एक राइट साइड में पाई जाती है। इनका कलर कैसा होता है, तो गहरा भूरा रंग का होता है। और इनका अगर साइज की बात की जाए तो ये सेम के बीज के समान होता है। और इसके बाहर एक पेरिटोनियम की झिल्ली पाई जाती है। इसके अंदर में तरल संयोजी ऊतक पाया जाता है जिसका बाहरी भाग कॉर्टेक्स और भीतरी भाग मेडुला कहलाता है। और इसका वेट कितना होता है, तो वेट इसका होता है लगभग 140 ग्राम। ठीक। और ये वृक्क को बनाने वाली कोशिका क्या कहलाती है, तो वृक्क को बनाने वाली कोशिका नेफ्रॉन कहलाती है। और प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। और ये नेफ्रॉन वृक्क की अर्थात किडनी की संरचनात्मक, क्रियात्मक व उत्सर्जन इकाई होती है। अगला है मूत्रवाहिनी। ठीक है। मूत्रवाहिनी की भी संख्या हमारे शरीर में 2 होती है। ये पेशीय नलिकाकार संरचना होती है जो कहाँ खुलती है, ये मूत्राशय में खुलती है। ठीक है। मूत्रवाहिनी कहाँ खुलती है, तो ये मूत्राशय में खुलती है। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या भी 2 होती है। इसके आगे का भाग चौड़ा होता है जिसे क्या कहा जाता है, प्लविस कहा जाता है। प्लविस क्या होता है कि मूत्रवाहिनी का जो आगे का भाग चौड़ा होता है उसे प्लविस कहते हैं। और मूत्रवाहिनी की संख्या हमारे शरीर में 2 होती है। यह एक नलिकाकार संरचना होती है जो कहाँ खुलती है, तो ये मूत्राशय में खुलती है। अब हम लोग देखते हैं मूत्राशय। यह पेशियों की बनी थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक है। मूत्राशय क्या होती है, यह पेशियों की बनी थैलीनुमा संरचना होती है। इसमें 2 मूत्रवाहिनी आकर खुलती है। जैसा मैंने बताया कि मूत्रवाहिनी कहाँ जाकर खुलती है, तो मूत्रवाहिनी मूत्राशय में खुलती है। और इसमें क्या होता है, मूत्र का स्टोरेज होता है, मूत्र एकत्रित होता है। मूत्राशय में कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे कहीं मान के चलिए बाहर आप लोग टॉयलेट करते हो तो वहाँ कुछ बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होते हैं, तो टॉयलेट करने के दौरान वो आपके संपर्क में आ जाते हैं, मूत्राशय के संपर्क में आ जाते हैं, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो जिसके कारण हमारे मूत्राशय में क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सिस्टिटिस। इसे सिस्टिटिस कहा जाता है। तो सिस्टिटिस किससे संबंधित रोग है, तो ये मूत्राशय से संबंधित रोग है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। ठीक है। अब देखिए कि जैसा कि मैंने बताया कि हमारे शरीर में यूरिया का क्या होता है, उत्सर्जन होता है नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में। नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर जैसे जीवों को कितने भागों में बांटा गया था, तो जीवों को बांटा गया था 3 भागों में, जिसमें पहला था अमोनोटेलिक प्राणी जो कि अमोनिया का उत्सर्जन करता था। और दूसरा था यूरोटेलिक प्राणी जो यूरिया का उत्सर्जन करता था। तो ये यूरिया का उत्सर्जन कौन करता था, तो स्तनधारी जीव करता था। और मनुष्य एक स्तनधारी जीव है। ठीक है। तो हमारे में क्या होता है, यूरिया का उत्सर्जन होता है। तो सबसे अधिक यूरिया जो होता है वो कहाँ होता है, वृक्क धमनी में होता है। सबसे अधिक यूरिया कहाँ होता है, वृक्क धमनी में होता है। और सबसे कम यूरिया वृक्क शिरा में होता है। तथा सबसे ज़्यादा यूरिया यकृत शिरा में भी होता है। वृक्क में अर्थात किडनी में प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाह होता है। किडनी में कितना सीसी रक्त प्रवाह होता है, तो 1200 सीसी रक्त प्रवाह होता है। और हमारे शरीर में जो यूरिया का जो उत्सर्जन होता है, ये यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो इस यूरिया का निर्माण की क्रिया कहाँ होती है, तो हमारे शरीर के लीवर में होती है। ठीक है। अब देखिए यूरिया क्या है। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH3CONH3। अब यहाँ एक चीज़ समझिए कि यूरिया में अमोनिया देखिए कितना है,
तो अमोनिया है 2 अणु, ठीक है। अमोनिया कितना है? 2 अणु है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात की जाए, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात अगर की जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का 1 अणु होता है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला ऐसे समझिए कि 1 मिनट, NH3 ये अमोनिया, ठीक है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करती है और इसके कितने अमोनिया के 2 अणु को लिए जाते हैं, ठीक है। तो NH3 और NH3 अर्थात इसमें 2 अमोनिया के अणु होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु होते हैं? 1 अणु होते हैं और 3 ATP, ठीक है, ये 3 ATP अणु होते हैं। तब उसके बाद जो है यूरिया का निर्माण होता है, NH3CO NH3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूरिया। तो इसमें 2 अमोनिया के अणु, 1 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 3 ATP के अणु इसमें कच्चा पदार्थ के रूप में उपस्थित होते हैं। तो हमारा यूरिया का निर्माण होता है NH3CO NH3 और प्लस में जल भी निकलता है, ठीक है। तो ये समझ गए। तो चलिए इसे देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए यही फॉर्मूला है यहाँ पे, NH3CO NH3 3 ATP अणु और इससे क्या निकलता है हमारा यूरिया NH2CO NH2 और जल, ठीक है। तो इसमें 2 अमोनिया, 1 कार्बन डाइऑक्साइड और 3 ATP अणु जो है ये होते हैं। तो हमारा यूरिया का निर्माण होता है। तो यूरिया के 1 अणु में कितने नाइट्रोजन के परमाणु होते हैं? तो 2 नाइट्रोजन के परमाणु होते हैं। तथा नाइट्रोजन कितना % होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है, ठीक है। तो यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? 46%। अब बात आती है मूत्र की, ठीक है। मूत्र क्या है? एक हमारा उत्सर्जी अवयव या उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक। तो मूत्र में जल की मात्रा 95% तक होती है। जल की मात्रा कितनी होती है? 95% तक होती है। यूरिया 2.27% तक होती है। इसमें अगर लवण की बात की जाए तो 2% तक होती है। अन्य पदार्थ जो होती है वो 3% होती है। अन्य पदार्थ में विटामिन सी, ड्रग्स, यूरोक्रोम होती है। इसी यूरोक्रोम के कारण जो होता है हमारे मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। और हमारे मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी हमारे मूत्र में पाया जाता है। मूत्र का pH वैल्यू अगर कहा जाए तो ये 6.0 होता है, अर्थात 6 होता है। तो ये अम्लीय होता है। तो मूत्र का स्वाद कैसा होता है? अम्लीय होता है। इसका pH वैल्यू 6 होता है और इसका रंग हल्का पीला होता है। यह हल्का पीला रंग इसमें उपस्थित यूरोक्रोम के कारण होता है। हमारे मूत्र में विटामिन सी पाया जाता है। इसमें जल लगभग 95% पाया जाता है और यूरिया 2.27% पाया जाता है। साथ ही साथ लवण भी इसमें 2% तक पाया जाता है। अब देखिए जो हम लोगों का जो फ्रेश जो टॉयलेट होता है, जिस समय हम लोग मॉर्निंग में टॉयलेट करते हैं तो फर्स्ट टॉयलेट जो होता है उसका स्मेल कुछ दूसरे टाइप का होता है। तो ये जो ताज़ा मूत्र है, ठीक है, तो इस ताज़ा मूत्र में जो गंध होता है, ये गंध किसके कारण होता है? तो ये होता है यूरिनाइड के कारण, ठीक है। तो ताज़ा मूत्र में गंध किसके कारण होता है? यूरिनाइड के द्वारा होता है। और वहीं अगर साधारण मूत्र में, जैसे आप लोग किसी भी पब्लिक टॉयलेट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ एक अजीब टाइप का स्मेल होता है, बहुत ही तीक्ष्ण गंध होता है, बहुत ही मतलब कड़ा स्मेल होता है। वो किसके कारण होता है? तो वो होता है अमोनिया की उपस्थिति के कारण, ठीक है, अमोनिया की उपस्थिति के कारण होता है। तो ताज़ा मूत्र में गंध का क्या कारण है? तो ताज़ा मूत्र में गंध का कारण है यूरिनाइड और साधारण मूत्र में गंध का क्या कारण है? तो वो है अमोनिया, ठीक है। अब देखिए स्तनियों में उत्सर्जी अंग कौन कौन है, अर्थात सहायक उत्सर्जी अंग कौन कौन है? तो त्वचा से किसका उत्सर्जन होता है? तो त्वचा से अतिरिक्त जल, जो भी हमारे शरीर में एक्स्ट्रा वाटर होता है उसका उत्सर्जन होता है पसीना के रूप में, ठीक है। लवण, केरोटीन, इन सभी का उत्सर्जन जो है वो त्वचा से होता है। हमारा फेफड़ा किसका उत्सर्जन करता है? तो फेफड़ा चूँकि क्या करता है कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेता है, वो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है,
फिर हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, अर्थात गैस को लेता है और ये बाहर छोड़ देता है। तो फेफड़ा क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूँकि छोड़ता है तो इसका उत्सर्जन पदार्थ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ ही साथ जब हम लोग अपना नाक के आगे में जैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं तो नाक के आगे में अगर हम लोग हाथ रखते हैं तो हम लोग महसूस करते हैं कि जलवाष्प का भी उत्सर्जन करता है। तो फेफड़ा किसका उत्सर्जन करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का। तीसरा है यकृत अर्थात लीवर। लीवर में चूँकि यूरिया का निर्माण होता है तो ये यूरिया का उत्सर्जन करता है। पित्त वर्णक का उत्सर्जन करता है। डेड आरबीसी का भी उत्सर्जन लीवर ही करता है। इसके बाद है प्लीहा जो है ये पित्त वर्णक का उत्सर्जन करता है। और यूरोक्रोम, जो हमारे मूत्र में यूरोक्रोम पाया जाता है, उस यूरोक्रोम का उत्सर्जन करता है। और इसी यूरोक्रोम के कारण क्या होता है, हमारे मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। आंत कैल्शियम फास्फेट और जो बचा हुआ मल होता है उसका उत्सर्जन करता है। तो यहाँ हम लोगों ने कुछ सहायक उत्सर्जी अंग को देखा, जिसमें त्वचा था। त्वचा जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है पसीना के थ्रू उसे बाहर निकाल देता है। लवण जो होता है उसे बाहर निकाल, क्योंकि देखिए जब हमारा पसीना सूखता है तो हल्का नमक नमक टाइप का आता है, ठीक है। फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन करता है। यकृत अर्थात लीवर यूरिया और पित्त वर्णक या डेड आरबीसी का उत्सर्जन करता है। वहीं प्लीहा पित्त वर्णक और यूरोक्रोम का उत्सर्जन करता है। आंत कैल्शियम फास्फेट और मल का उत्सर्जन करता है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा जो किडनी है अर्थात हमारा जो वृक्क है, इसके जो कार्यों का जो रेगुलेशन या नियमन करता है वो 2 प्रकार के हार्मोन के द्वारा होता है, ठीक है। हमारे वृक्क के कार्यों का नियमन या रेगुलेशन 2 हार्मोन के द्वारा होता है। पहला है वेसोप्रेसिन हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे एडीएच कहा जाता है, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये क्या करता है कि जो हमारे मूत्र में जो पानी जो 95% तक होता है उसकी मात्रा को ये नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो हमारे मूत्र में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, तो वेसोप्रेसिन हार्मोन या एडीएच हार्मोन, जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। दूसरा है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ये एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है तथा जल और खनिज लवण की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। जल को नियंत्रित सिर्फ कौन करता है, तो वो करता है हमारा एडीएच हार्मोन, लेकिन जल के साथ साथ खनिज लवण को भी जो कंट्रोल करता है वो है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। और ये कहाँ से निकलता है, तो एड्रिनल ग्रंथि से इसका स्राव होता है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, अब किडनी में हम लोग अक्सर देखते हैं कि किसी न किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है किडनी से संबंधित। तो किडनी से संबंधित रोग में जो सबसे मेन रोग जो है, जो कि सबसे ज़्यादा देखा जाता है, वो है अपोहन या डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है कि संक्रमण के कारण हमारा किडनी जो होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, ठीक है। किसी भी प्रकार के संक्रमण के कारण हमारा किडनी क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे हमारे ब्लड में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, जिसे यूरिया कहते हैं, ये यूरिया बढ़ जाते हैं। तो कृत्रिम रूप से इस नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ को निकालने की क्रिया, ब्लड से ये यूरिया को निकालने की क्रिया ही क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब हमारे किडनी में संक्रमण हो जाता है तो उससे क्या होता है, हमारे एक्चुअली में किडनी का सबसे पहले हमको फंक्शन को समझना होगा कि किडनी कार्य क्या करता है। तो किडनी हमारे रक्त का, जैसा मैंने रक्त परिसंचरण तंत्र में मैंने बताया था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने बताया था कि किडनी का क्या काम होता है। किडनी ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, ठीक है। तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन जिस समय ये करता है तो उसमें जो भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको वो अलग कर देता है। लेकिन अगर किडनी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तो ये किडनी प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाता है। तो जिसके कारण क्या करता है कि ये ब्लड का प्यूरिफिकेशन सही ढंग से नहीं कर पाता है, अर्थात नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो ब्लड में मिल जाते हैं, जिसके कारण हमारा ब्लड खराब होने लगता है, ठीक है, और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है। तो आर्टिफिशियल विधि से, कृत्रिम विधि से जब हम लोग
रक्त से अर्थात ब्लड से इस यूरिया को अलग करते हैं, ठीक है, यूरिया को निकालते हैं, तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डायलिसिस कहा जाता है, ठीक है। अगला बीमारी है ड्यूरिया। एडीएच हार्मोन की कमी से मूत्र का ज़्यादा होना। एक्चुअली देखिए वेसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन क्या करता है, वो हमारे मूत्र में जो 95% जल होता है उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है, उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। लेकिन कभी कभी एडीएच हार्मोन में कमी हो जाती है, तो एडीएच हार्मोन में कमी होने से क्या होता है कि वाटर का पोजीशन ज़्यादा होने लगता है। जहाँ 95% हमारा जल रहना चाहिए वहाँ जल का मात्रा ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण जो है मूत्र ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है। तो ये बीमारी क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है ड्यूरिया, ठीक है। इसके बाद है हेलमेटूरिया। हेलमेटूरिया में क्या होता है कि कभी कभी जो पेशाब है अर्थात मूत्र है, मूत्र के साथ में ब्लड आने लगता है, तो इसे क्या कहते हैं, हेलमेटूरिया कहा जाता है। और एक जो सबसे कॉमन जो बीमारी अभी चल रही है वो किडनी स्टोन। ये किडनी स्टोन क्या होता है कि हमारे किडनी में कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट नामक पदार्थ का कण बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, किडनी स्टोन। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि जो किडनी स्टोन होता है इसमें स्टोन किसका बना होता है, तो वो बना होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। तो दोस्तों यहाँ हम लोगों ने मुख्य जो भी हमारा उत्सर्जी अंग था, उत्सर्जन तंत्र था, उस उत्सर्जन तंत्र को हम लोगों ने यहाँ देखा, यहाँ समझा, ठीक है। तो चलिए हर क्लास की तरह इस क्लास में भी अब हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि उत्सर्जन तंत्र कहा किससे जाता है। तो उत्सर्जन तंत्र को समझने के पहले हम लोग उत्सर्जन को समझें कि शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलने की क्रिया होती है, अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है उत्सर्जन। तथा इसमें जो भी अंग सहायक होते हैं, जो भी ऑर्गन सहायक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहलाते हैं। इसके बाद नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ के आधार पर हम लोगों ने 3 भाग में प्राणी को बांटा। एक बांटा अमोनोलिटिक प्राणी, दूसरा बांटा यूरेटोलिक प्राणी, और तीसरा जो हम लोगों ने बांटा यूरेकोटेलिक प्राणी, ठीक है, यूरेकोटेलिक प्राणी। ये जो है अमोनोटेलिक प्राणी ये अमोनिया का उत्सर्जन करता है, यूरेकोटोलिक प्राणी यूरिया का उत्सर्जन करता है, और वहीं यूरिकोट्रोलिक प्राणी ये यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोगों ने सबसे मुख्य भाग किसे देखा, तो सबसे मुख्य भाग जो था हमारे उत्सर्जी अंग का वो था किडनी, ठीक है। किडनी जिसे हम लोग वृक्क भी कहते हैं या इसी को गुर्दा भी कहा जाता है, ठीक है। इनकी संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है, 2 होती है। इनका रंग कैसा होता है, तो इनका रंग होता है गहरा भूरा। इनका वजन की अगर बात की जाए तो वो होता है 140 ग्राम, ठीक है। ये हमारे शरीर में लेफ़्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में होते हैं। इसी किडनी में इसका जो आकार होता है ये कैसा होता है, सेम के बीज के आकार का होता है, और इसके ऊपर पेरिटोनियम की झिल्ली पाई जाती है, और इसके अंदर में जो है संयोजी उत्तक भरा हुआ होता है, और जिसका बाहरी भाग क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। इसका बाहरी भाग क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स, और भीतर का भाग क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है, ठीक है। और ये जो किडनी बनी होती है ये किससे बनी होती है, नेफ्रॉन से बनी होती है। ये बनी होती है नेफ्रॉन से, और नेफ्रॉन जो है वो वृक्क की अर्थात किडनी की संरचनात्मक, क्रियात्मक या उत्सर्जन इकाई होती है। इसके बाद हम लोगों ने देखा हम लोगों ने मूत्र वाहिनी के बारे में, ठीक है। मूत्र वाहिनी की संख्या भी कितनी होती है, मूत्र वाहिनी की संख्या भी 2 होती है, ठीक है। ये एक नलिकाकार संरचना होती है जिसमें मूत्राशय आके खुलता है, और इसके आगे का भाग चौड़ा होता है जिसे क्या कहा जाता है, तो प्लविस कहा जाता है, ठीक है। आगे का भाग चौड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है, प्लविस कहा जाता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा मूत्राशय। मूत्रवाहिनी के बाद हम लोगों ने मूत्राशय देखा।
ठीक है। तो मूत्राशय क्या होती है कि ये पेशियों की बनी एक थैली नुमा संरचना होती है और इसमें क्या आकर खुलती है, तो मूत्र वाहिनी आकर इसमें खुलती है। और हमारा जो मूत्र का स्टोरेज होता है वो कहाँ होता है, तो हमारे मूत्र का स्टोरेज मूत्राशय में ही होता है। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हमारे मूत्राशय में सूजन आ जाती है। इसे कौन सा रोग कहा जाता है, तो इसे कहते हैं सिस्टिटिस। ठीक है, इसे सिस्टिटिस रोग कहा जाता है। दोस्तों फिर हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है, और ये यूरिया क्या निर्माण जो होता है ये कैसे होता है, तो देखिए, तो ये जो यूरिया है हमारे शरीर में अमोनिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इसमें जो है 3 अणु ATP होता है। ठीक है, तो ये 3 अणु ATP होने के बाद जो हमारा जो पदार्थ बनता है NH2CO NH2, ये ही यूरिया होता है। और इसके साथ में क्या होता है, जल भी निकलता है। ठीक है, तो यूरिया में कितने अणु अमोनिया होते हैं, तो 2 अणु अमोनिया होते हैं, 1 अणु कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और 3 ATP के अणु होते हैं, और उसके फलस्वरूप जो है यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा मूत्र। देखिए ये मूत्र क्या होता है कि इसमें जल कितना परसेंट होता है, तो जल 95% होता है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। फिर खनिज लवण इसमें 2% होता है। यूरिया इसमें 2.27% होता है। ठीक है, और विटामिन C पाया जाता है। हमारे मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन C पाया जाता है। और इसमें जो मूत्र का रंग जो पीला होता है, ये पीला किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण हमारे मूत्र का रंग पीला होता है। ताज़ा मूत्र में जो गंध आती है वो गंध आती है यूरिनाइड के वजह से। ठीक है, और जो पुराना मूत्र हो जाता है तो उसमें जो गंध आती है वो आती है अमोनिया के वजह से। ठीक है, अब स्तनियों में कुछ सहायक उत्सर्जी अंग होता है। वो सहायक उत्सर्जी अंग में जैसे फेफड़ा हो गया, तो फेफड़ा किसका उत्सर्जन करता है, तो फेफड़ा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन करता है। ठीक है, त्वचा पसीना का उत्सर्जन करता है, अर्थात जल का उत्सर्जन करता है पसीना के माध्यम से। लीवर अर्थात यकृत जो है ये यूरिया का उत्सर्जन करता है। ठीक है, उसी तरह से आंत जो है ये मल का उत्सर्जन करता है। ठीक, तो ये सब कुछ मुख्य उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। हमारे किडनी का जो रेगुलेशन होता है, ये नियमन होता है, वो 2 प्रकार के हार्मोन के द्वारा होता है। एक होता है ADH हार्मोन। ठीक है, एक होता है ADH हार्मोन और दूसरा होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ADH हार्मोन जल की मात्रा को नियंत्रित करता है और यहीं एल्डोस्टेरोन जल और जो खनिज लवण होता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। तो यही ADH हार्मोन की कभी कभी कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है हमारे शरीर में मूत्र ज़्यादा बनने लगता है। इसी बीमारी को क्या कहा जाता है, इस बीमारी को कहा जाता है ड्यूएरिया। क्या कहा जाता है, ड्यूएरिया अर्थात डायूरिया भी इसे कहा जाता है। ठीक है, डायूरिया इसे कहा जाता है। एक बीमारी होती है डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस जो होता है वो क्या होता है, वो होती है संक्रमण। जब हमारे किडनी में कभी कभी संक्रमण हो जाता है तो वह संक्रमण के कारण जो है हमारा किडनी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो होता है उसका उत्सर्जन नहीं कर पाता, और ब्लड के साथ में ये उत्सर्जी पदार्थ, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ जिसे यूरिया कहते हैं, ये यूरिया क्या होता है मिल जाता है। तो कृत्रिम रूप से जो हम लोग इस ब्लड से इस यूरिया को अलग करते हैं, इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, डायलिसिस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक रोग होता है किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन में स्टोन जो होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट।
ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने अब शरीर के जो भी मुख्य उत्सर्जी अंग था उसको हम लोगों ने अच्छे से समझा। ठीक है, अब आप लोग इसे मल्टीपल टाइम्स से रिवीजन कीजिए, इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, और जहाँ भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग फ्री हैं कमेंट करने के लिए, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, अपनी पढ़ाई को आगे करते रहिए।